अमीरों की अमीरी बढ़ी और गरीबों की गरीबी बढ़ी और हमने बजाई ताली। एक बार किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर इनकम इनइक्वालिटी को लेकर के है, और इसका एग्जाम्पल हमें आईटी कंपनीज में देखने को मिलता है कि जो सीईओज हैं उनकी सैलरी 150% बढ़ी है और जो नीचे के लीडर के लोग हैं उनका 4%। तो मैंने उसको बोला, सीईओ क्या कर रहे हैं आप, सीईओ का क्या कह रहे हैं आप, मैं समझा नहीं। तो कहता सीईओ की जो सैलरी है वो 150% का ग्रोथ हुआ है और उनमें और नीचे के लेटर के जो फ्रेशर्स हैं उनमें 4% का इजाफा है सिर्फ सैलरीज में। तो मैंने कहा कि ये आप पिछले 4-5 साल का डाटा बोल रहे हैं क्या? तो वो कहने लगा जी। फिर कहता कि सर इसके कंट्री हम देखते हैं कि जो टैक्सेशन में जो रकम है आजकल देखने को मिल रहा है, जिससे कि मतलब जनता मतलब काफी रुक्ष में है कि इसमें मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा है, क्योंकि कंजप्शन जिसकी इनकम कम है वो भी कंज्यूम ही करेगा, बट वो टैक्सेशन का बर्डन उस पे भी उतना ही है जितना कि हायर सैलरी वाले लोगों पे है। तो इस पे आपका जानना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि बात आपकी कंपनी या सीईओ भर की नहीं है। सीईओ की सैलरी बढ़ रही है और दूसरे एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जिसका रिलेशन इस वक्त दुनिया में जो भी बड़ी घटनाएं चल रही हैं उन सबसे है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो वॉर्स हो, चाहे वो जो इकोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स हो। अगर पूरी दुनिया को लें तो जो हाई लेवल है ना, ऊपर तक 1% लोग हैं, वो लगभग 40% धन दौलत के मालिक हैं। वेल्थ सिर्फ जो शीर्ष 1% लोग हैं वो दुनिया की 40% दौलत को कमांड करते हैं, और जो नीचे के 50% हैं, आखिरी अंतिम बॉटम 50%, उनके पास दुनिया की 2% वेल्थ है। टॉप 1% के पास लगभग 40% और जो बॉटम 50% है उसके पास लगभग 2%। और इनके बीच में जो आती है मिडिल क्लास, उसमें भी जो टॉप 10% है ना, वही है जो थोड़ी समृद्ध है। आपने टॉप 1% हटा दिया, आपने बॉटम 50% हटा दिया, तो ये जो 49 बचाना, उसमें भी जो शीर्ष 9 है, मतलब टॉप 10%, उसके पास ही कुछ वेल्थ है, बाकियों के पास कुछ नहीं है। ये पूरी दुनिया में है और ये उन देशों में ज्यादा है जहां गरीबी ज्यादा हो। और बड़ी विचित्र बात है, जहां गरीबी ज्यादा है वहां इनकम इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी वहां पर ज्यादा है। और अमीर देशों में इनइक्वालिटी है, लेकिन अमीर देशों से कहीं ज्यादा इनइक्वालिटी गरीब देशों में है। अब ये हमने बात अभी वेल्थ की करी। वेल्थ तो कई बार हिस्टोरिकल रीजन से भी कहीं कंस्ट्रक्टेड हो सकती है ना, कि किसी को पीछे से मिल गई, या किसी को जो एक्सप्लॉइट्स ऑफ कॉलोनिज्म कहते हैं ना, होते हैं, वो मिल गए। तो इसीलिए वेल्थ मौजूद है, हिस्टोरिकल इनहेरिटेड वेल्थ, वो उसको संतुलित करती है, उस असमानता को काटती है, फिर इनकम।
आप कहते हो मेरे पास पहले नहीं था पैसा, मेरे पास इनहेरिटेंस की, उत्तराधिकार की संपत्ति नहीं थी, कोई बात नहीं, अब मेरी आय है, आमदनी है। पर जब आप वेल्थ से हट करके इनकम के आंकड़े देखते हो तो वहां भी कोई बहुत फर्क नहीं है। जैसे हम कह रहे थे कि टॉप 1% के पास लगभग 40% वेल्थ है, माने संपत्ति। उसी तरह से ये जो टॉप 1% हैं, इनके पास जो टोटल इनकम होती है ग्लोबल, उसका 25% है। मतलब ये पहले से भी दौलतमंद है और इनकम भी इन्हीं को ज्यादा हो रही है। एसेट्स भी इन्हीं के पास हैं और इनकम भी इनको ही हो रही है। अब इतना है कि जब वेल्थ की बात आती है तो जो बॉटम 50% है तो वेल्थ उसके पास हमने कहा 2% ही है। लेकिन जब इनकम की बात आती है तो उसके बाद 8% है। इसमें कोई सांत्वना की बात नहीं है, ये बहुत मामूली अंतर है। जो बॉटम 50% है, जो आखिरी 50% लोग हैं दुनिया के, उनके पास जो अब आमदनी भी हो रही है, जो आय भी हो रही है मंथली, उसका टोटल 8% आता है। और ये हमने ग्लोबल पर कहा। फिर हमने कहा कि अब इसको आप अगर एक एक देश लेकर के देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो असंतुलन है, ये विषमता है, ये गरीब देशों में ज्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप और अमेरिका से ज्यादा ये असंतुलन भारत में है। भारत की ही बात कर रहे थे। ये डाटा कोड करना चाह रहे थे, वो पेंडेमिक के समय का और उसके बाद का डाटा है। जब कोविड आया था, वो समय ऐसा था जब सीईओ पे थी, वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी और साथ ही साथ आम आदमी के लिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ गई थी। और उसी चीज का जो एक्सटेंशन है वो आज तक चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो एवरेज सीईओ की सैलरी है इंडिया में, वो बढ़ी है लगभग 108% और जो आम एम्प्लॉय है, पर्टिकुलरली जो फ्रेशर है, उसकी बढ़ी है 4%। जो एकदम एंट्री लेवल पर, स्टार्टिंग वाले लेवल पर है, उसकी कितनी बढ़ रही है? 4, और जो सीईओ है उसकी बढ़ रही है 108। तो ये ट्रेंड हमें हर जगह देखने को मिलता है। आप ग्लोबल एग्रीगेट लेवल तो वहां भी यही है। इनकम में अगर लोगे तो उसमें भी है, वेल्थ है तो उसमें भी है, और अगर ऑर्गेनाइजेशंस को लोगे तो वहां भी आपको यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हर जगह अगर यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है, इसका संबंध इंसान से है। कोई भी देश इसीलिए नहीं होता कि वो दूसरे देशों में समृद्धि लाए, और कोई भी एंटरप्रेन्योर या फिर स्टेक होल्डर इसलिए नहीं होता कि वो सब अपनी दौलत बांटें। ये सारे काम शुरू ही करे जाते हैं अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए, और कामनाओं का कोई अंतिम बिंदु तो होता नहीं। तो आप जितना भी कमा रहे हो वो सबसे पहले आप अपने पास रखना चाहोगे और दूसरों तक कोशिश करोगे कि कम से कम पहुंचे। तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, अपने पास रखना। और दूसरा, आप अपने पास कितना रखना चाहते हो इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है। तो ये जो फिर इनइक्वालिटी है, ये लगातार बढ़ती ही जानी है और बढ़ती ही जानी है। वो हम पूरी दुनिया में होता हुआ देख रहे हैं, और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये एथिक्स का मुद्दा नहीं होना चाहिए।
मेरा देश थोड़ी है कि दूसरी जगहों पर अपना पैसा बांटता फिरे। डेब्ट वेवर्स हमें तो अपने स्वार्थ देखने हैं, और यही बात एक व्यक्ति भी बोलता है और एक कंपनी भी बोलती है। कंपनी इसीलिए होती है कि वो सामाजिक कुछ काम करती रहे, और ये बेसिक्स होते हैं 101। कंपनी किस लिए होती है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर प्रॉफिट। राष्ट्र इसीलिए थोड़ी होता है कि बगल के राष्ट्रों का भला करेगा। राष्ट्र होता है, नेशन होता है अपने आप को हमारे जो लोग हैं उनका देखना, हमारे लोगों में भी जो समर्थवान है उनकी ताकत और बढ़ानी है। तो कंपनी अगर अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, उसके शेयर होल्डर्स और अमीर होते जा रहे हैं, और जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो कहीं नहीं पड़े हुए हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। ना शोर मचाना चाहिए कि अनैतिक है, अनएथिकल है। आप क्या सोच के गए थे कि वहां पर भंडारा लगा हुआ है? वहां कोई निस्वार्थ निष्काम भाव से काम करने के लिए आया है। वो बाजार में उतरा ही है अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए। इंडिया में जो एवरेज सीईओ रिन्यूमरेशन है, सीईओ की तनख्वाह और जो एवरेज एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन है, माने आम आदमी की सैलरी, उसमें 300 और 1 का अनुपात है। 300 और 1 का, और कुछ जगहों पर तो ये अनुपात 1000 और 1 तक भी पहुंच जाता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स, जहां पर सीईओ की जो सैलरी है और उसी कंपनी के एवरेज एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, उसमें 1000 और 1 का अनुपात होता है। ये कोई अंधेर नहीं हो गया, ये कोई अपवाद नहीं हो गया। यही वो उद्देश्य है जिसके लिए कोई कंपनी बनाई जाती है। आप चौंक क्यों रहे हो? जो भी कोई आपको नौकरी देता है इसीलिए थोड़ी देता है कि आप अमीर हो जाओ, आपका भला हो जाए। बोलते कुछ भी रहेंगे, एम्प्लॉय वेलफेयर, कॉर्पोरेट, या मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। पर जिसने भी कंपनी बनाई है उसने जन कल्याण के लिए थोड़ी ना बनाई है, उसने अपनी जेबें भरने के लिए ही बनाई है। तो इस तरह के सवाल जब भी आते हैं कि अरे पेंडेमिक के बावजूद सीईओज तो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो ऑनर्स हैं उनकी तो आप बात भी नहीं कर रहे हो। सीईओ बेचारे के तो बस सैलरी मिलती है, वेल्थी थोड़ा होता है सीईओ, इनकम उसकी अच्छी होती है। वेल्थी तो शेयर होल्डर्स होते हैं। जब आप वो वेल्थ देखोगे तो आपको क्या बोलूं मैं। हम इंडिया के जीडीपी की बात करते हैं ना, कितना है हमारा? अभी 4 ट्रिलियन भी नहीं हुआ है। दुनिया के बस 50 सबसे अमीर लोग ले लो, उनकी वेल्थ इंडिया के कुल जीडीपी से ज्यादा है। ये क्या हो गया? दुनिया के सिर्फ सबसे 2 अमीर लोग ले लो, उनकी वेल्थ स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी से ज्यादा है। हालांकि वेल्थ अलग चीज होती है, जीडीपी अलग चीज होती है। जीडीपी इनकम होता है और 1 साल की, और वेल्थ में टोटल एसेट्स आ जाते हैं, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी आपको इससे एक अंदाजा तो मिलेगा। और इसमें यह मत कहिए कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। यू नो, द रिच मस्ट हैव अ बिग हार्ट। उन्होंने बिग हार्ट के लिए नहीं, बिग पॉकेट के लिए काम शुरू करा है। तुम कौन होते हो उनको नीति पढ़ाने वाले? आप जब तक उन्हीं की व्यवस्था में शामिल हो, सहभागी हो, तो आप उन्हीं की शर्तों पर खेलोगे ना। आप ये थोड़ी कर सकते हो कि आप खेल वो खेल रहे हो जो उनके नियमों से, उनकी शर्तों से चलता हो।
और फिर जीत हार आपको अपने हिसाब से चाहिए। जीत हार भी उन्हीं के हिसाब से होगी और उनका हिसाब यह है कि हमेशा वही जीतेंगे। अमीर और अमीर होता रहेगा, गरीब और गरीब होता रहेगा। यह व्यवस्था बनाई ही इसीलिए गई है और ये इस व्यवस्था में कोई झोल नहीं आ गया, ये इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं हो गई है, ये इस व्यवस्था में कोई तकनीकी खराबी नहीं आ गई है कि अरे देखो इनकम डिस्पैरिटी, वेल्थ डिस्पैरिटी बढ़ करके गई है। ना, ये व्यवस्था है ही इसीलिए। पागल वो हैं जो इस व्यवस्था में शरीक हैं और उनसे ज्यादा वो हैं जो इस व्यवस्था में हैं शामिल और उसके बाद भी उम्मीद ये करते हैं कि अमीर तो स्वहितता दिखा के आएगा और कहेगा देखो मैं सब कुछ दान कर देना चाहता हूं, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कमाया था, ये कंपनी मेरी थोड़ी ना है, ये तो एक नेशनल एसेट है, मैं तो राष्ट्रवादी हूं, ये सब कुछ राष्ट्र के लिए कर रहा हूं। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपने इतनी पढ़ ली गीता, आप अहंकार को इतना जान गए, आप जान गए कि कोई भी इंसान आत्मज्ञान के अभाव में अंदर से होता कैसा है, और उसके बाद आपको ताज्जुब क्यों हो जाता है कि सीईओ सैलरी बढ़ा रहा है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। क्यों बड़े भाई, क्यों बड़े भाई आपकी सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़ाए कोई? आप अपनी काम वाली बाई की सैलरी बढ़ा देते हो, आप बढ़ा देते हो। आप मेथी, गोभी, पालक, तराई भी खरीदने जाते हो तो आप वहां भी चाहते हो कि सबसे सस्ता माल मिल जाए। देखो सबको हंसी आ रही है, हंस रहे हैं। और हायर क्वालिटी का, और अगर एकदम मुफ्त मिल जाए, आप पूछोगे भी नहीं कि कोई मुफ्त आपको दे क्यों रहा है। क्यों हंसी नहीं रुक रही? मिल रहा होगा तो ले लोगे ना। आप भी ऐसे ही हो। हर इंसान जन्म से ऐसा ही होता है, अज्ञान में पैदा होता है, कामना को पूजता है। तो वही काम अगर वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है या व्यक्तिगत लेवल पर हो रहा है तो उसमें आश्चर्य कैसा। पैसे को लेके जानते हो कितनी गुंडागर्दी चलती है दुनिया में। जितने ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट्स हैं और बाकी भी जो और नए बैंक्स बने हैं, पता है आपको, जो भी बैंक्स बने हैं, चीन ने भी अपना बैंक बना लिया, इंटरनेशनल, IMF और वर्ल्ड बैंक तो सब पहले से ही था। इसी तरह से WTO, इंटरनेशनल, इन सब में जो वोटिंग राइट्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल से होती है? आपकी जीडीपी के। माने जो अमीर होगा वो तय करेगा कि वर्ल्ड बैंक की अब नीतियां कैसी होंगी, और वो तय करते हैं इस हिसाब से कि उनको और अमीर होने का मौका मिले। फॉर एग्जाम्पल, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, वो जब खत्म हुई और ये सब बर्बाद हो चुके थे, जापान भी, यूरोप भी, अमेरिका का ही बहुत अच्छा हाल तो था नहीं, और विश्व युद्ध से ठीक पहले उनके यहां डिप्रेशन हुआ था। तो एक जबरदस्त पॉलिसी शुरू की गई प्रोडक्शन की, और उस प्रोडक्शन के लिए जो कैपिटलिस्ट थे उनको फ्री हैंड दिया गया कि तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, जो तुमको चाहिए उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रॉस्पर कर सके, इसके लिए देश भर में हम सड़कें बना देंगे। सरकार इतनी सड़कें बनाएगी कि लोगों के लिए गाड़ियां खरीदना और ज्यादा आकर्षक हो जाए। जगह जगह पर हम फ्यूल पंप खड़े कर देंगे। ये सब बताओ आपको क्या चाहिए?
क्योंकि माना गया है कि जो डिप्रेशन आया था वो आया ही था कि आउटपुट में कमी थी, इकोनॉमिक आउटपुट भी बहुत कम था। अब इकोनॉमिक आउटपुट कौन करता है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो करता है। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट अपना करने लग गए अपना काम। पर 70s तक आते आते यूरोप में, अमेरिका में, फिर थोड़ा बहुत जापान में भी सैचुरेशन सा आ गया। अब सैचुरेशन क्या आ गया कि जो मार्केट्स हैं वो सैचुरेट हो रही हैं। लोग हालांकि अब धीरे धीरे उतने गरीब नहीं रह रहे हैं, तो लेबर अब महंगी होती जा रही है। और इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशन सामने आ रहे हैं, लेबर लॉस अड़चन दे रही है, तो ये सब होने लग गया। तो सबसे पहले तो 70 और 70 के ही दशक में, 80 के दशक में नियो लिबरलिज्म आ रहा। अमेरिका में भी, यूरोप में भी, यहां पर मार्गरेट थैचर का रहा, उधर रोनाल्ड रीगन का रहा। अब इसमें उन्होंने सबसे पहले अपने यहां पर, आप ये लगा लो कि अपने यहां पर ना क्या करा था उन्होंने, जो अड़चन आ रहे थे, जितने बैरियर्स थे अमीरों को और अमीर करने के विरुद्ध, वो सारे बैरियर्स हटाए। तो चलो उससे काम चल गया लगभग 1 दशक तक, और फिर पता चला कि अब उससे भी काम नहीं चल रहा है। तो साफ दिखाई दिया कि अब हमारे यहां लेबर इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि हमें लेबर चाहिए होगा गरीब देशों का, और वहां सस्ता मिल जाता है। साफ दिख गया कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो सैचुरेट हो रही हैं। खूब सारी आबादी कहां है? गरीब देशों में। तो सस्ते प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी मार्केट गरीब देशों में मिलेगी। पर गरीब देशों ने प्रोटेक्टिव टैरिफ वगैरह लगा रखी थी, जैसे इंडिया ने लगा रखी थी। हमारी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होती थी 91 से पहले। तो इन IMF और वर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल करके ना जाने कितने विकासशील देशों की इकोनॉमिक्स पॉलिसीज बदलवाई गई। तो उसको बोला गया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। क्यों बदलवाई गई? ताकि अमीर और अमीर हो सके, गरीब और गरीब हो सके। हम अंग्रेजों की बात करते हैं। अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया। जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो एक अंग्रेज और एक भारतीय की आमदनी में क्या अनुपात था? 10 और 1 का। जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो आम अंग्रेज एक आम हिंदुस्तानी से 10 गुना ज्यादा कमाता था। और आज वो क्या अनुपात है? आज वो 20 का है। ये इस व्यवस्था का लक्षित परिणाम है। ये व्यवस्था की असफलता या अराजकता से नहीं हुआ है, ये इस व्यवस्था का उद्देश्य ही है। क्यों है इस व्यवस्था का उद्देश्य? क्योंकि ये व्यवस्था किससे आ रही है? हमसे आ रही है। हमसे जो व्यवस्था आएगी वो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही तो आएगी ना। हमारी व्यवस्था कहती है कि मैं काम शुरू करूंगा, उससे मैं अपने लिए इतना अर्जित कर लूंगा, और जब मैं इतना अर्जित कर लूंगा तो उसमें से थोड़ा बहुत मैं टैक्स दे दूंगा, जिससे सरकार कुछ वेलफेयर के काम कर देगी, और उसके अलावा मैंने अर्जित कर लिया। तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, उससे और लोगों तक भी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अर्जित करूंगा तो मैं एम्प्लॉयमेंट भी दूंगा लोगों को। पर आप एम्प्लॉयमेंट इसी हिसाब से तो दोगे ना कि आप किसी को 1 रुपया दे रहे हो तो इससे 10 रुपया वापस मिलता हो। तो माने आप जितना एम्प्लॉयमेंट देते जाओगे उतना क्या होता जाएगा। आप एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे तो उसको आप 1 रुपया देते थे, उससे लेते कितना था? 10 रुपया। अब आप कह रहे हो कि मुझे देखो मैं कितना महान आदमी हूं, मैं 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूं। 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो तो इसका मतलब यह है कि
उनसे अब पहले आप 10 ही रुपया ले पाते थे, अब 100 रुपया भी तो ले रहे हो। तो आप जितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो उतना ज्यादा ये सिद्ध होता जा रहा है कि आप उनकी अपेक्षा और ज्यादा अमीर होते जा रहे हो। ये समझ में आ रही है बात? ये बात एक देश और दूसरे देश के रिश्तों में लागू होती है, ये बात एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिश्ते में लागू होती है, और ये बात एक ही देश के अंदर की आबादी पर भी लागू होती है। और अमेरिका के अंदर आपको क्या लगता है, गरीब नहीं है? इस वक्त अमेरिका में लगभग जो होमलेस लोग हैं लगभग 1 मिलियन होने जा रहे हैं। उनके पास घर तक नहीं है। जैसे हमारे यहां आपने देखा ना, फुटपाथ वगैरह पर पड़े रहते हैं, वैसे वो वहां पड़े रहते हैं। जो आधिकारिक आंकड़ा है वही कह रहा है 8 लाख। तो हमारे यहां ऐसे पड़े रहते हैं कि उनके पास खाने को भी नहीं होता। वहां पे इतना रहता है कि चलो बिना खाए नहीं मरेगा। तो वो भी ऐसे ही कुछ टेंट वेंट प्लास्टिक पन्नी डाल के अपना पड़े हुए हैं। और अगर उसको एक समस्या की तरह कहा जाए तो उसको समस्या को सुलझाने के लिए जो आएगा व्यक्ति, वो उसको निश्चित रूप से सिर्फ इस तरह से सुलझाएगा कि समस्या को सुलझा करके 200 लोगों तक अगर $10 पहुंचा रहे हैं, मानो 200 लोगों तक कितने पहुंचे, $2000, तो उसकी अपनी जेब में कम से कम $2 लाख आने चाहिए। ये समाधान देने के लिए दिखाई ये देगा कि उसने 200 लोगों का भला कर दिया, देखो कितना अच्छा आदमी है, 200 लोगों का भला कर दिया, उन तक $10 पहुंच गए, बड़ी तारीफ होगी, हो सकता है कोई पुरस्कार भी मिल जाए। और उसमें आपको ये नहीं दिखाई देगा कि वो दूसरों तक पहुंचाएगा ही तभी जब पहले 10 गुना अपनी जेब में डालेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। इसी को तो कहते हैं ना, सकाम कर्म की मैं कुछ करूंगा ही तभी जब उससे मुझे कुछ मिल रहा होगा, बस अन्यथा मैं करूंगा ही नहीं। तो जिस दुनिया में अध्यात्म नहीं होगा, वेदांत नहीं होगा, गीता नहीं होगी, उस दुनिया में अगर आप ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी देख रहे हो तो अचंभा कैसा। इंडिया में एक अजीब चीज हो रही है। लग्जरी प्रोडक्ट्स का मार्केट इंडिया में जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। आप मुंबई जाएं, वहां पर जियो की कोई मॉल है, उसमें एक भी देसी आपको ब्रांड मिलेगा ही नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। उसमें देसी ब्रांड्स को जैसे मनाही है, पाबंदी है कि तुम आ ही नहीं सकते। शायद पॉलिसी होगी, मेरे को नहीं पता। 50 बाहर के ब्रांड, टॉप ब्रांड्स और मॉल चल रहे हैं, मॉल बिक रहा है। 2.5 लाख रुपए की एक शर्ट, 5 लाख रुपए की एक ड्रेस, 15 लाख रुपए का एक बैग चल रहा है भाई। और जो MFCs हैं, वो प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियां हैं जो मिडिल क्लास को बेचती हैं। वो परेशान हैं कि उनकी मार्केट श्रिंक कर रही है। ये क्या हो रहा है? जो माल मिडिल क्लास खरीदा करता था या लोअर लेवल, लोअर क्लास जो था, उसकी मार्केट मतलब ग्रो ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि मध्यम वर्ग और निम्न जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो हाथ में पैसा ना आ रहा है ना बढ़ रहा है, बल्कि वो शायद और गरीब हो रहे हैं और लग्जरी प्रोडक्ट्स की मार्केट बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली वालों को तो जैसे अपना जलवा दिखाना होता है, तो यहां फॉर्च्यूनर चलती है ज्यादा। आप बॉम्बे चले जाइए तो वहां पर जर्मन मेकर्स हैं, मर्सिडीज हैं, BMWs, इनको ये चलती दिखती हैं। वो लाइन से ऐसे ही जा रही हैं जैसे ऑल्टो के पीछे i10 लगी हो, और वैसे ही वहां मर्सिडीज के पीछे ये लगी है, फिर वो लगी है, और बीच में एक रोल्स रॉयल्स भी लगी होती है, अपना लाल बत्ती पर खड़ी हुई 40। और उसी मुंबई में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। ये हो रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा जो एशिया के, दुनिया के तो अभी नहीं, एशिया के किसी एक शहर में सबसे ज्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो मुंबई में। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ है। सारी ताकत और सारा पैसा कुछ हाथों में केंद्रित होता जा रहा है, और इसको नीति और सत्ता भी सहयोग देते हैं।
बताओ क्यों देते हैं? अब समझाता हूं क्यों देते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, हम सत्ता का, ताकत का केंद्रीकरण, ये नेता भी बहुत पसंद क्यों करते हैं, मैं समझाता हूं। आप इतने सारे लोग हैं यहां पर, ठीक है, मान लीजिए लोग बैठे हैं, आप सबके पास एक एक रुपया है और आपका वो सबका एक एक रुपया निकल करके मेरे पास आ जाए और 1000 हो जाए। अब हम यहां पर एक हैं, ये पॉलिटिशियन, राजनेता, इसका लालच ये है कि किसी तरीके से इसको 500 मिल जाए। और पॉलिटिक्स करने क्यों उतरा था? पॉलिटिक्स करने क्यों उतरता है कोई? उसे ही पैसा कमाना है। कोई कुछ भी करने क्यों उतरता है? अपनी कामना पूरी करने के लिए, और तो कोई बात होती नहीं है। तो अब ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको 500 चाहिए। इसके लिए ज्यादा आसान क्या है? आप 1000 लोग हैं, आपके सबके पास एक एक रुपए आए, आपसे 500 रुपए निकलवाएं, माने 500 लोगों से अलग अलग बात करें और उनके साथ समय लगाएं, उनके साथ सर फोड़ें, या वो चुपचाप मुझसे साठ गांठ करने की, भाई मैं ऐसा माहौल तैयार करता हूं कि इनका 1000 रुपया तेरे पास आ जाएगा, फिर 500 रुपए तुम मुझे दे देना। बोलो ज्यादा आसान क्या है उसके लिए? तो वो जो पॉलिटिशियंस, उसका काम होता है ऐसा माहौल तैयार करना कि जितने लोग बैठे हैं उनका सबका एक एक रुपया मेरी जेब में आ जाए। और क्योंकि इसने माहौल तैयार किया है तो इसीलिए मैं 500 इसको दे दूंगा। अब 500 इसको मिल गए, 500 मुझको मिल गए, अब सबका चला गया पैसा। ये चलता है, समझ में आ रही है बात? मैं इसका क्या समाधान बताऊं? आप इसके बहुत समाधान बता सकते हैं, आप खुद, पर सारे समाधानों को लागू करने वाला कौन है? इंसान खुद। क्यों इंसान लागू करेगा? क्यों करेगा? वो तो अपना स्वार्थ देखेगा ना। तो कोई समाधान तभी हो सकता है जब पहले इंसान बदले। इंसान नहीं बदलेगा तो कोई समाधान लागू नहीं होगा। इनकम डिस्पैरिटी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जितनी दुनिया में कभी नहीं हुई थी उतनी हो चुकी है। आम आदमी खुश हो जाता है थोड़ा सा झुंझुना पाके, मुझे 10 रुपए की मिल गई। वो ये नहीं देखता कि तुझे तो 10 रुपए की हक मिली है। इसके लिए तूने सामने वाले को 1000 कमा के दिया है, तब उसने तुझे 10 की दी है। पर तुझे इस 10 रुपए में सुरक्षा है। तुझे लगता है बंधी बंधाई तनख्वाह मिल रही है, तू बाहर नहीं निकलना चाहता, तू जिंदगी को चुनौती नहीं देना चाहता, तू इसके एवरेज में तू अपना शोषण कराने को तैयार है। हाँ, मुझे चूसते रहो, मुझे लूटते रहो, पर मुझे बंधी हुई सैलरी देते रहो। और ऐसे एक नहीं, ऐसे लाखों हैं, और उन लाखों का जो श्रम है वो एक ही जेब में जाता है। कुछ आ रही है बात समझ में? आपको बुरा लगेगा कि कोई आकर के आपको थप्पड़ मार के लूट ले, कोई बंदूक दिखा के लूट ले, पर अगर कोई आपको सैलरी देकर के लूट ले तो बुरा नहीं लगता ना। ये है डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, जहां आपको सैलरी दे दे के लूटा जाता है। अब एक आंकड़ा बोल रहा हूं आपको, 2%, 2 ट्रिलियन, 2 बिलियन, इस 2 का जादू समझिएगा। अगर सिर्फ 2% वेल्थ टैक्स हो तो उससे $2 ट्रिलियन इकट्ठा हो जाएंगे पूरी दुनिया में, और उससे दुनिया की 8 बिलियन आबादी से 2 बिलियन आबादी गरीबी से बाहर निकाल ली जाएगी। 8 बिलियन तो सारे अब गरीब है भी नहीं। दुनिया की गरीबी की आधी से ज्यादा समस्या दूर हो जाए अगर सिर्फ 2% वेल्थ टैक्स हो। पर ये जो यहां बैठा हुआ है, ये 2% भी वेल्थ टैक्स नहीं लगाएगा मेरे ऊपर। क्यों लगाएगा? 1000 अगर मुझे मिलता है तो 500 इसके पास जाता है। उसी 500 का इस्तेमाल करके ये आपको बेवकूफ बनाता है, ताकि आप चुनाव में इसको वोट तो आपसे 1000 लिया, 500 मेरी जेब में आया, 500 इसको दिया। उसमें से 100 रुपए इसने तरीके से मीडिया को कंट्रोल करने में लगाया, और आपको बेवकूफ बनाया। आप बेवकूफ बन गए, आपने इसको वोट दिया।
500 मेरी जेब में आया, 500 उसको मिला, सिर्फ 100 रुपए इसने खर्च किया। काहे पे 100 रुपए खर्च किया? मीडिया को कंट्रोल करने पर। अब मीडिया को कंट्रोल करके आपको टीवी में, सोशल मीडिया में ये वो दिखाएगा। आप पागल बन गए, आपने वोट दे दिया, 400 रुपए उसकी जेब में गए, 500 मेरी जेब में आए, पावर भी उसको मिल गया। अभी वो आपको और बेवकूफ बनाएगा और आपका पैसा ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा। और सारा खेल जो है तो पैसे का ही है बाबू भैया। आप क्या सोच रहे हो? और किसी चीज का कोई खेल है? किसी चीज का कोई खेल नहीं है। ना इसमें भावनाएं हैं, ना इसमें कहीं से कोई राष्ट्रवाद है, ना इसमें कोई धर्म है या धर्म का कोई मुद्दा है, ना ही कोई और बात है। जो भी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है। ताज्जुब मुझे तब होता है जब आपको ताज्जुब होता है। उसने ऐसा करा, छी छी। उसने मॉरल साइंस नहीं पढ़ी है क्या? बिल्कुल इंसान इंसान में फर्क होता है। एक हो सकता है बुद्धू, एक हो सकता है बुद्ध। चेतना के स्तरों में अंतर होता है, पर इतना अंतर होता है क्या कि एक आदमी के पास इतनी दौलत हो जो जल्दी ही 1 ट्रिलियन होने जा रही हो। और 1 ट्रिलियन रुपया नहीं, डॉलर। क्या है ऐसा उस आदमी में कि उसके पास 1 ट्रिलियन डॉलर होने चाहिए? भाई क्या है? इतना तो अभी हाल तक भारत का जीडीपी था। दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है वो जल्दी ही 1 ट्रिलियन डॉलर हिट करने वाला है। अब बताओ ऐसा क्या है उसमें? कुछ है? किसी भी इंसान में इतना कुछ हो सकता है कि एक भूखा मर रहा है, बिल्कुल। आज भी स्टारवेशन डेथ्स होती हैं, आज भी लोग भूख से मरते हैं। एक आदमी खाने को नहीं पा रहा है और एक आदमी 1 ट्रिलियन डॉलर लेकर के बैठा है। ये किस दृष्टि से न्याय है बताओ? किस दृष्टि से न्याय है? पर ये न्याय चलेगा क्योंकि आप कभी भी जाकर के उससे, जो नेता है, इससे जवाब नहीं मांगोगे कि तू क्यों नहीं वेल्थ टैक्स लगा सकता। वेल्थ टैक्स भी छोड़ो, वेल्थ पर ही अपर लिमिट क्यों नहीं हो सकती है? एक आदमी के पास इससे ज्यादा वेल्थ नहीं हो सकती। बात खत्म। क्या करोगे इतनी वेल्थ का? क्या करोगे? किसी भी संपत्ति में जो टॉप एम्प्लॉई है, वो सीईओ हो या कोई भी हो, और जो एवरेज एम्प्लॉय सैलरी है, उसमें इतने से ज्यादा रेशो नहीं हो सकता। वो रेशो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो कितना रखना है। 10, 20, 50 का रख लो, पर 200, 500 का थोड़ी रखोगे। हम मानते हैं कि इंसान और इंसान में अंतर होता है, पर इतना भी अंतर नहीं होता। हम मानते हैं कि एक आदमी शायद ये योग्यता रखता है कि उसके पास ज्यादा पैसा हो और दूसरा शायद इसी काबिल है कि उसके पास कम पैसे हो। ठीक है, बताओ ठीक है, पर कोई तो सीमा होगी ना अनुपात पर। या जो काबिल है वो इतना बड़ा देवता है कि उसके पास दूसरे से 1 करोड़ गुना हो ज्यादा। ऐसा कौन सा देवत्व है भाई उसमें? और ये जितने भी बिलियनियर्स हैं, तो ये सब पब्लिक फिगर्स ही हैं। इनका दिवत्व तो सारा दिखाई तो देता ही है। कोई इनमें से बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ प्रॉब्लम? कोई बोल रहा है? डीपॉपुलेशन एकदम ठीक नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ाते चलो, ये सब वही है। और इस किस्म के लोगों के पास अकूत दौलत है। मैं पूछ रहा हूं, यह इंसाफ कैसे है? और आपके ज़मीर को यह बर्दाश्त कैसे है कि इनके पास जब दौलत हो जाती है तो आप उनको पूजना शुरू कर देते हो? आप पूछते ही इनको इसी मारे हो कि इनके पास दौलत है। यह बात शर्म की होनी चाहिए। उसकी जगह ये हमारे देवता बने बैठे हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इनको इज्जत देना तो बंद करिए, और वो बहुत अच्छी और बड़ी शुरुआत होगी। जहां जहां आप उठा सकते हैं सवाल उठाना तो शुरू कीजिए। अपनी कंपनी के किसी बोर्ड मेंबर की देखें, बहुत बड़ी गाड़ी है, 15 करोड़ वाली खरीदी है, तो उससे इंप्रेस होने की जगह बोलिए ये चोरी की है, ये गाड़ी मेरे पैसे की है। सलाम मत ठोकने लग जाइए, गाड़ी पूछनी मत शुरू कर दीजिए उसकी। सलाम साहब, वो आपके पैसे की गाड़ी है, वो चोरी की गाड़ी है। और समाधान तो एक ही है कि इंसान जाने कि उसकी कामनाएं कितनी भी पूरी कर लो, इंसान नहीं पूरा होता। अब कैसे सिखाऊं निष्कामता?
आप चाह रहे हो कि अर्थव्यवस्था में बदलाव आ जाए, मैं कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था इंटरनल सिस्टम, इसमें बदलाव लाए बिना इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बदला जा सकता। वरना इतने देशों ने इतने अलग अलग तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं चलाकर देख ली, कुछ हुआ? हम अंदर से बदलेंगे, बेहतर होंगे तो ही कुछ भी बेहतर हो पाएगा। हर चीज के ड्राइवर हम हैं ना। हम अंदर से बिल्कुल गंदे हैं और अंधेरा पाले हुए हैं, और फिर हम चाहें कि बाहर किसी भी किस्म की विर्च्यू आ जाए तो वो कैसे होगा? मैं कहा करता हूं कि पूरी जो क्लाइमेट क्राइसिस है, इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ ही जिम्मेदार है। आम आदमी थोड़ी कार्बन एमिशंस कर रहा है। कार्बन एमिशन भी वही कर रहे हैं जिनके पास नाजायज दौलत इकट्ठा हो गई है। हां, भुगतने वाला आम आदमी है, और आम आदमी को भुगतना चाहिए, क्योंकि जो अत्याचार सहता है उसका ज्यादा बड़ा गुनाह होता है अत्याचार करने वाले से भी। तो तुझे सजा मिलनी चाहिए आम आदमी। तूने सहा क्यों? आप यहां बैठे हो ना, पता है इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो अभी भी जो ग्लोबल एवरेज है उससे नीचे है। 90 गीगाटन का तो अलाउंस है, और मिडिल क्लास के पास तो एक्चुअली अलाउंस है बहुत सारा। हम तो बस झूठ मूठ ही रगड़े जाएंगे। दुनिया के जिन देशों पे सबसे ज्यादा क्लाइमेट इंपैक्ट होने वाला है, उनमें भारत है सबसे आगे, जबकि जो औसत भारतीय हैं उसका पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। कहां से होगा? एमिशन करने के लिए पैसा चाहिए ना। और पहली बात तो यहां लोगों के पास गाड़ियां होती नहीं है, और होती भी हैं तो हमारी गाड़ियां होती हैं ऑल्टो बराबर, और वहां चलता है हमर 5 लीटर के इंजन वाला। जितना हमारी कारों का इंजन होता है उतना वहां पर बाइक का इंजन होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ ही इस ग्रेको वहां से आया है, जहां मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब बर्बाद होंगे, क्योंकि वो तो शायद मार्स पे निकल गए होंगे। हां, आप जरूर मारे जाओगे। पैसा जहां ज्यादा हुआ ना, वहां वो सिर्फ उपद्रव की दिशा में भागता है। फिर सोचो ना, 2 लोग और उनकी नेटवर्थ स्पेन के जीडीपी से ज्यादा। ये 2 लोग करेंगे क्या इस पैसे का? कुछ नहीं, खुराफात करेंगे, अनुपात करेंगे। वही कर रहे हैं, वही क्लाइमेट चेंज है। ये अमीरों की पैदा की हुई बीमारी है क्लाइमेट चेंज। पूरा जो क्लाइमेट डिनालिज्म है, दुनिया भर में बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं जो लेके आते हैं नहीं क्लाइमेट चेंज तो नहीं है, नहीं होप्स है। उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? ऑयल कंपनीज माने क्या? कंपनी में चेतना होती है? नहीं। ऑयल कंपनी माने क्या? उनके ओनर्स वो पैसा दे रहे हैं कि दुनिया में किसी को पता नहीं लगने देना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वो इस बात का मीडिया को खूब पैसा खिला रहे हैं, और पैसा खिला रहे हैं क्योंकि नाजायज और फालतू पैसा है, और वो पैसा आपकी जेब से गया है, उनके पास, और सबकी जेब से क्यों गया है? क्योंकि आपको भी कोई आत्मज्ञान नहीं। वो आपको विज्ञापन दिखाते हैं, आप उनका माल खरीद लेते हो, आपके ही पैसे से उनकी जेब भर रही है, और आपके ही पैसे से पृथ्वी तबाह हो रही है। वो खुद थोड़ी प्रोडक्टिव पावर्स हैं, वो क्या पैदा करते हो? कुछ नहीं करते, पैदा आप करते हो, जेब उनकी भरती है। आपकी मेहनत का पैसा इस पृथ्वी को बर्बाद करने के काम आया है, और वहां आपको जरा भी झिझक नहीं होती है। हाँ, इतना तो करना चाहिए, इसका इतना दे दे, इतना दे दो, इतना दे दो। मूवी देखने गए हो तो 400 का पॉपकॉर्न है, तो क्या हो गया? तुमने कभी सोचा वो 400 रुपए किसके पास जा रहे हैं, और उसका वो क्या करने वाला है? सोचना। हो सकता है आपके लिए 400 बड़ी बात ना हो, और उस पॉपकॉर्न की लागत तो शायद 10 रुपए भी नहीं है। तो ये 400 रुपए गया कहां? ये 400 रुपए गया है पृथ्वी को तबाह करने की दिशा में।
वो निकल लेंगे, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा।